हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं व्हाई इंडियंस आर एडिक्टेड टू पॉल्यूटिंग रिवर्स। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक इंसान मंदिर से फूल उठाता है, उसमें आर्सेनिक और लेड मिलाता है और अपने पानी में घोल के पी जाता है। बेवकूफी लगती है ना? हम नेशनल स्केल पर एग्जैक्टली यही कर रहे हैं हर रोज। 100 बात की एक बात यह है कि माँ और डस्टबिन, ये दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। क्या फेंक रहे हैं? हम लिटरली अपने फ्लश का पानी लोगों के सामने ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज में मिक्स कर रहे हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। हम एक तरफ गंगा माँ, यमुना माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना चुके हैं। आरओ भी मरकरी और लेड को कंप्लीटली नहीं निकाल पाता। तो जो मिडिल क्लास सोचती है कि मेरे पास तो आरओ है, मैं तो कंप्लीटली सेफ हूँ, वो गलत सोच रही है। ये जो सफेद सफेद झांझ दिख रहा है वो बहुत हानिकारक है शरीर के लिए। आपको थोड़ा डर है? नहीं डर। बाप रे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक बहुत ही अजीब सिनेरियो। कोई इंसान एक मंदिर जाता है, वहां से पूजा के पवित्र फूल उठाता है, फिर उन फूलों को पीसकर उसमें लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे जहरीले केमिकल्स मिलाता है, उसका एक पेस्ट बनाता है और उसे अपने पीने के पानी में ग्लास में घोलकर पी जाता है। ये सब सुनने में कैसा लग रहा है? एक बेवकूफी भरा एब्सोल्यूट मैडनेस जैसा लग रहा है। और सोचने वाली बात है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा ही क्यों? पर असलियत बता रहा हूँ, हम लोग नेशनल लेवल पर बहुत बड़े स्केल पर एग्जैक्टली यही डेली कर रहे हैं हर रोज। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मंदिर के फूलों से शुरू होकर ये जहर तुम्हारी डिनर की प्लेट तक आखिर पहुंचता कैसे है? कितने हजार करोड़ बर्बाद हो चुके हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सब का सॉल्यूशन क्या होगा? इसलिए एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की हेल्थ का सवाल है। घर में अगर कोई जूते पहन के आ जाए तो हम बवाल मचा देते हैं, पर उसी घर के पास से बहने वाली नदी, जिसको हम माँ कहते हैं, उसमें हमें अपना टॉक्सिक कचरा डालने में एक कचरा कौन डालता है? का भी गिल्ट नहीं, क्योंकि इंडिया में ये नदियों को गंदा करने का ट्रेंड कोई सिर्फ एक एनवायरमेंटल फेलियर नहीं है, ये हमारे बेसिक लॉजिक और मेंटालिटी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। हम एक तरफ गंगा माँ, यमुना माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना चुके हैं। एक तरफ तो पानी को पाप धोने वाला माना जाता है, पर उसमें जो जहर हम पर्पसफुली डाल रहे हैं कूड़ा, उसका हिसाब कौन देगा? यही तो प्रॉब्लम है। जब कोई सिस्टम ही नहीं है हिसाब रखने का, जब डेटा ही एक जगह पर नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हिसाब कैसे लगेगा? ये पूरा का पूरा पॉल्यूशन का सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए ही हो रहा है क्योंकि एक जगह से ट्रैक ही नहीं हो रहा। डेटा इधर उधर बिखरा हुआ है और हर चीज ट्रेसेबल होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। जब डेटा अलग अलग जगह बिखरा हुआ होता है ना, तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि कौन जिम्मेदार है, डिसीजन किसने लिया था, एरर कहां हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए सीरियस कंपनीज इंडिपेंडेंट और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स यूज करती हैं, जैसे उडू। सो बेसिकली उडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट और कौन सा कंप्लीट रियल टाइम कोलैबोरेशन होता है। टास्क स्टिकी नोट्स की तरह मूव की है और इसका बिल हमारी हेल्थ और हमारी इकोनॉमी को कैसे चुकाना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, वो कचरा जो हम नदी में फेंकते हैं, जिसे हम प्राउडली सैक्रेड ट्रैश या फिर पुण्य का सामान समझते हैं, आखिर इन चीजों में ऐसा है क्या जो हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे सामान को नदियों में फेंक रहे हैं? सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। इंडिया में लगभग 6.5 लाख टेंपल्स हैं और वहां से हर साल 80 लाख मेट्रिक टन फूल नदियों में जाते हैं। 80 लाख टन सिर्फ फूल। इसका स्केल समझो, अगर तुम इन फूलों को ट्रक्स में भरोगे तो लगभग 4 लाख ट्रक्स लगेंगे, यानी दिल्ली से मुंबई तक बम्पर टू बम्पर ट्रक्स खड़े हो जाएंगे सिर्फ फूलों से भरे हुए। इतने फूल हर साल नदियों में जा रहे हैं। लोग सिंसियरली सोचते हैं कि ये पूजा का सामान है, पर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसे चीजें दूसरी जो है उन पे समझ में आता है, इनसे होता है में तो डाल नहीं सकते। वहाँ इसका अपमान होगा तो इसे चुपचाप बहते पानी में बहा दो, पुण्य मिल जाएगा। पर फूल तो 100% नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना। वही तो मैं बोली, से टूटे ऑर्गेनिक मैटर है, पानी में जाएंगे तो वो तो नेचुरली ही डिसॉल्व हो जाएंगे ना। अगर इसको डस्टबिन में नहीं डाल रहे तो इसमें एक आम आदमी को प्रॉब्लम कहां है? दिक्कत ये है कि लोगों के दिमाग में आज भी फूलों की इमेज वही पुरानी मिथोलॉजिकल वाली है कि फूल किसी पुराने जंगल से या देवताओं के आंगनों से आ रहे हैं। पर मॉडर्न रियलिटी इतनी डार्क है कि आज के फूल कमर्शियल फार्मिंग से आते हैं, खेती से, और उन्हें जल्दी उगाने और फ्रेश रखने के लिए मैसिव लेवल पर केमिकल्स यूज होते हैं। डेटा कहता है कि इन कमर्शियली ग्रोन फूलों पर हैवी पेस्टिसाइड्स स्प्रे होता है, जिसमें डायरेक्टली आर्सेनिक, लेड और कैडमियम होता है। तो जब हम वो 80 लाख टन फूल नदी में डालते हैं तो एक्चुअली हम हजारों टन डेडली एग्रीकल्चरल केमिकल्स पानी में डाल रहे हैं और इससे एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है, जिसे साइंस की भाषा में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ध्यान से समझो कि यूट्रोफिकेशन एक्जेक्टली काम कैसे करता है, यानी कि नदी ठीक है, मगर आप नदी का पानी तो नहीं पी रहे ना।
के अंदर ये टॉक्सिक फूल गिरने के बाद में तो वही exactly पानी होता निकल क्या? के उसी देखो, को तो यूज जब कर रहे इतना हैं। सारा ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल एक साथ पानी में सड़ना शुरू होता है तो पानी के अंदर के बैक्टीरिया उन्हें खाने के लिए तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। उन्हें खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इस प्रोसेस से नदी के सरफेस पर एल्गी यानी कि काई जम जाती है। देखी भी होगी तुम लोगों ने कि बहुत मोटी डार्क ग्रीन लेयर बन जाती है, इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये लेयर इतनी डेंस होती है कि सूरज की रोशनी पानी के तो सारी मछलियां मर अंदर जाएंगी। जाना बंद हो जाती है। इसका मतलब पानी के अंदर का पूरा इकोसिस्टम कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है, एकदम कट ऑफ। सरफेस ब्लॉक होने से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन पानी में घुल नहीं पाती, इसलिए जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मीटर होता है ना, वो तेजी से गिरने लगता है। और जब ऑक्सीजन खत्म होती है तो अंदर की एक्वेटिक लाइफ, मछलियां, वही। चूहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब घुटकर मरने लगते हैं। जो एक चलता फिरता लिविंग इकोसिस्टम था वो पूरी तरह सफोकेट होकर डेड जोन बन जाता है। याद करो 2020 में दिल्ली में यमुना में जो टॉक्सिक फोम आया था, तो मैं तो एक ही हैरान वो हुई जो कि सफेद कैसे भाग आया उबलता ये। हुआ दिख रहा था ना पानी के ऊपर, वही यूट्रोफिकेशन का एडवांस्ड स्टेज था। और माय लोग गॉड। उसी फोम वाले पानी में छठ पूजा के दौरान खड़े थे। लिटरली कैंसर कॉजिंग केमिकल छठ पूजा से रिलेटेड ना यूएसए में भी बड़ी वीडियोस आ रही हैं। लोग इतने हैरान हो रहे हैं कि भैया ये पानियों में जाके कर क्या रहे हैं, क्योंकि दे हैव नॉट सीन इट। तो उनको भी यही लगता है कि ये क्या रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी वजह से भी कई लोगों को ये लगता है कि इंडियंस घर के आके कर swimming pool क्या में रहे करिए। हैं। वही तो उस टाइप से कुछ करो। यहाँ आई डोंट नो, दिस इज सो टफ टू से। ऐसी चीज है ना कि क्या बोलें। में नहा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं। और सोचो, ये तो सिर्फ और सिर्फ फूलों की बात हुई है। फूल तो वैसे भी वेट में और वॉल्यूम में कंपैरिजन में बहुत हल्के हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं तो आते हैं हमारे फेस्टिवल्स और मूर्ति विसर्जन। उसका वो तो यस, तो कोशिश तो की थी कि बायोडिग्रेडेबल, पर अगर हर एक घर में प्रॉब्लम ये पॉपुलेशन सारी बंदा एक एक अपनी मूर्ति करने आ जाए तो फिर ऑब्वियसली नदियों में इतना नहीं। पिछले पहले ज़मानों में पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, कोई कोई करता था तो इतना नहीं था। अब तो लार्ज स्केल में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां सब करते हैं, तो उससे और प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज ट्रू। जो स्केल है इंडिया में वो कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल है। बंगाल में मौजूद हुगली नदी का डेटा अगर हम देखें तो एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ एक फेस्टिवल स्पेशली दुर्गा पूजा के बाद 15,000 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां पानी में डंप की गई। सोच के देखो, My सिर्फ उस God. एक सिंगल इवेंट में। और ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, सिर्फ मुंबई में हर पॉइंट वही आ रहा है कि रिवर का पानी कौन पीता है। साल गणेश चतुर्थी में 1.5 लाख से ज्यादा गणेश मूर्तियां विसर्जित होती हैं। हैदराबाद में अलग, पुणे में अलग, इंदौर में अलग। पूरे देश का स्केल जोड़ो तो ये नंबर लाखों में पहुंचता होता है। है। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ वॉल्यूम की नहीं है, प्रॉब्लम उस मटेरियल की है जिससे वो मूर्तियां बनती हैं। अगर पेंट यूज कर रहे हो, सब कर रहे मूर्ति हो। सिर्फ ट्रेडिशनल मिट्टी की हो तब तो वो पानी में घुल जाएगी। पर आजकल 90% मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से बनती हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। सिर्फ Yes. सस्ता ही नहीं, वो लाइट वेट भी होता है। पर पीओपी का नेचर है कि वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता। वो सीधा रिवर बेड यानी कि नदी की सतह पर जाके कंक्रीट की तरह जम जाता है और वाटर फ्लो को फिजिकली ब्लॉक कर देता है। पर वर्स्ट पार्ट अभी आना बाकी है। ध्यान से सुनना, उन हजारों मूर्तियों को चमकाने के लिए टन्स के हिसाब से टॉक्सिक वार्निश और पेंट भी तो वही यूज तो होता मैं है, कह जो रही सीधा हूँ। पानी में मिक्स होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर के जो पेंट चिप्स होते हैं उनको उठा के तुम्हारे पानी के अंदर डाल दे तो तुम क्या करोगे? लड़ मरोगे ना। पर जब एग्जैक्ट सेम चीज टन्स के स्केल पर नदी में हो रही है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस पेंट के अंदर क्या है ये जानना तो और भी ज्यादा जरूरी है। ऑरेंज और ब्राइट कलर्स बनाने के लिए स्पेसिफिकली मर्क्यूरी और लेड यूज होता है। बाय गॉड। ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम और ब्राइट येलो के लिए कैडमियम यूज होता है। समझने वाली बात यह है कि ये कोई नॉर्मल केमिकल्स नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन कार्सिनोजेंस हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स और न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो दिमाग को जाके डैमेज करते हैं। हम बाप रे। प्रैक्टिकली अपने ही देश के फ्रेश वाटर सोर्सेज में लिक्विड कैंसर खोल रहे हैं और बाहर खड़े होकर ढोल बजा रहे हैं। इंपोर्टेंटली ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ फूलों और मूर्तियों तक लिमिटेड नहीं है। और यहाँ एक पैटर्न नोटिस करो, हर एक रिलीजियस प्रैक्टिस अपने अपने तरीके से नदी को नुकसान पहुंचा रही है। दुग्धाभिषेक की प्रथा देखो, टन्स के हिसाब से दूध और घी हर दिन पानी में बहाया जाता है। पर क्या ये बात सच नहीं है कि एक आम आदमी तो ऐसे ही सोचता है ना कि दूध और घी तो प्योरेस्ट चीजें हैं, इससे तो नदी को क्या ही नुकसान होगा। वो भी पता नहीं। देखो, इकोसिस्टम के लॉजिक से सोचो, जब तुम हजारों लीटर दूध पानी में डालते हो, ऑर्गेनिक लोड सडनली इतना स्पाइक करता है कि बैक्टीरिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पानी में सड़न पैदा हो जाती है। और घी तो पानी पर फ्लोट करता है ना, वो एक केमिकल फिल्म बना लेता है जो वापस से वही ऑक्सीजन एक्सचेंज ब्लॉक कर देता है। नदी बेचारी सांस ही नहीं ले पाती। सेम चीज सिक्कों के साथ भी है। मन्नत मांगने के लिए ट्रेन से क्रॉस करते वक्त हर किसी को पानी में सिक्का फेंकना होता है। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में कॉपर कॉइंस होते थे जो थियोरेटिकली पानी को प्यूरिफाई करते थे। ओह। पर आज जो कॉइंस हम यूज करते हैं वो कॉपर के नहीं होते, वो सस्ते एलॉयज, निकल और आयरन के हैं। जब वो डिग्रेड होते हैं तो नदी में सीधा हैवी मेटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फूल में केमिकल्स हैं, मूर्तियों में पेंट है, दूध से बैक्टीरिया बढ़ता है, घी से ऑक्सीजन ब्लॉक होती है, सिक्कों से हैवी मेटल्स आते हैं। हर एक चीज अलग तरीके से, पर सबका एक ही रिजल्ट है, नदी का स्लो मर्डर। और इन सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो सबसे डार्क और हैवी रियलिटी है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं वो है डेड बॉडीज और एशेस। मुझे पता है ये टॉपिक सेंसिटिव है और मैं ये किसी की आस्था को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, पर अगर सच में हम अपनी नदियों को बचाना चाहते हैं तो इस रियलिटी से भी आंखें नहीं चुरा सकते। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खुद 2017 में गंगा में डेड बॉडीज डालने पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे। मतलब ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, देश की सबसे बड़ी एनवायरमेंट कोर्ट भी यही कह रही है। पानी में बहाए जाने वाली डेड बॉडीज और
एशेस के बिना ये पिक्चर एकदम अधूरी है। सिर्फ वाराणसी डेड बॉडीज है ना डेड बॉडीज तो नहीं करते, वो करते हैं ना। हाँ तो वहाँ Dead हर bodies साल लगभग 32,000 से ज्यादा क्रीमेशंस ठीक नदी के किनारे होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नंबर और भी ज्यादा है, 200 से 300 क्रीमेशंस हर रोज। राख को कंप्लीटली पानी में बहाया जाता है और एक काफी बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो लकड़ी और क्रीमेशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो डेड बॉडीज को सिंपली वो तो गलत हो एक गया। सफेद कपड़े में लपेटकर डायरेक्टली गंगा में बहा देते हैं। अब देखने में तो नहीं, आज के जमाने कोई करता ही है? वो सिर्फ एक डेड बॉडी है, लेकिन इस बायोलॉजिकल वेस्ट का लोड इतना ज्यादा है कि पानी में फीकल कॉलीफॉर्म ऐसे तो कोई नहीं कर रहा। हद से ज्यादा बढ़ जाता है। फीकल कॉलीफॉर्म बेसिकली वो डेंजरस बैक्टीरिया है जो इंसानी और जानवरों के मलमूत्र और डिकेइंग बॉडीज में पाया जाता है। इसका लेवल जब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता है तो पानी प्रैक्टिकली एक बायोलॉजिकल वेपन बन जाता है। उस पानी की अगर एक बूंद भी पेट में जाए तो सीवियर वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना जरूरी है। अभी तक जो मैं बात कर रहा था, फूल, मूर्तियां, डेड बॉडीज, दूध एक्सेट्रा, ये सब इस बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक हिस्सा है। असली विलेन, सबसे बड़ा विलेन जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है वो है हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पूरे सिनेरियो को थोड़ा सा वो मेन है। जूम आउट करके अगर देखो तो जब हम जानबूझकर इतना टॉक्सिक केमिकल, रॉ सीवेज और डेड मैटर पानी में पुश कर रहे हैं तो इसका ओवरऑल रिजल्ट बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लेटेस्ट असेसमेंट के मुताबिक इंडिया की लगभग 46% नदियां ऑफिशियली पॉल्यूटेड कैटेगरी में आती हैं। बाय गॉड। हमारे देश में टोटल 296 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं। सोचो 46%। ये नदियां ऐसी जगह पहुंच चुकी हैं जहां नहाने की और पानी पीने की बात तो बहुत दूर है, इनके साइड में खड़े होकर सांस लेना भी ओह माय गॉड हार्मफुल होता जा रहा है। और इन स्ट्रेचेस का सबसे बड़ा विलेन रॉ सीवेज, जो शहरों का कचरा निकलता है वो। मैक्सिमम टाइम गटर का पानी बिना किसी सिंगल स्टेप के ट्रीटमेंट के हाय हाय सीधा नदियों में डिस्चार्ज होता है और ये 70% से ज्यादा है। यानी कि हम लिटरली अपने फ्लश का पानी सीधा अपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में मिक्स कर रहे हाय हैं हाय। बिना किसी ट्रीटमेंट के। शॉकिंग है बट ग्राउंड रियलिटी यही है। अगर तुम टॉप मैं क्वालिटी तो ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में रिवर वाटर को ड्रिंक किया जाता है। तो कौन सा वाटर होता है? रेन आती है, रेन रिजर्वॉयर्स में जाती है, रिजर्वॉयर्स का पानी क्लीन अप होके यूज़ होता है। भैया बताओ। या फिर अगर रिवर्स का ले रहे हैं तो फ्रेश वाटर रिवर्स जो होती हैं ऊपर से आ रही होती हैं, उनमें आप पूरा प्यूरिफाई करेंगे फिर सप्लाई करेंगे। भैया बताओ। तो मैं तो यूएस के हिसाब से बता रहा हूँ, यूएस के हिसाब से यस वाटर इज़ देयर बट नॉट फॉर ड्रिंकिंग। रिजर्वॉयर से मोस्टली आ रहा है, अगर रिवर से भी आ रहा है तो पूरा का पूरा क्लीन अप होके सैनिटाइज होके फिर वहाँ से निकल के पानी जाता है पीने के लिए। की लिस्ट देखो तो चेन्नई की कूवम रिवर इंडिया में ऑफिशियली नंबर 1 पे आती है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक उसका बीओडी लेवल 345 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, जबकि सेफ लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर होता है, यानी कि 100 गुना से भी ज्यादा पॉल्यूटेड। अहमदाबाद की साबरमती सेकंड नंबर पर आती है और दिल्ली की यमुना के वो झाग वाले विजुअल्स, वो टॉक्सिक। अब तो ठीक हो गया ना यमुना का ये सब प्रॉब्लम? देखा ही होगा तुमने, यमुना के अंदर दिल्ली के 20 अब से कैसा है? ज्यादा ड्रेन्स डेली अपना कचरा डंप करते हैं। और हैदराबाद की मूसी रिवर का हाल देख लो, वहाँ 90% फ्लो पानी का नहीं है, सिर्फ सीवेज का है। वो टेक्निकली अब एक नदी बची ही नहीं है, ओपन सीवर बन चुकी है। अब सोच के देखो, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, क्या हमारा एक शार्प और डायरेक्ट सवाल नहीं होना चाहिए ऐसे सिस्टम से जो इस चीज को ठीक करने का दावा करता है और उस दावे के नाम पे हमसे वोट भी करवाता है? बहुत ही शॉकिंग है। इसका कुछ इलाज होना चाहिए, खासकर तो सीवेज का मेन है। और अगर आप रिलीजियस वो कर रहे हो और उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है तो उसको भी थोड़ा रेगुलेट करा जा सकता है कि आप वैसा ना करो, आप डालो मत नदी के अंदर। जब जाते हो धार्मिक स्थानों में वहाँ पे उनको मना कर दो कि आपने डालना कुछ नहीं है, कोई और वे से कहीं और कुछ बना दो कि यहाँ पे आप रखते जाओ या करते जाओ। ये तो खुद देखना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी लोगों के अंदर। टफ काम है। मेन तो ये सब जो हो रहा है ये पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि पुराने ज़माने में इतनी पॉपुलेशन थी नहीं, थोड़ा कम होता था। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है, सभी कर रहे हैं, तो इतनी अगर दुनिया करेगी तो ऑब्वियसली रिवर तो पॉल्यूट होगी। तो देखना पड़ेगा, टफ चीज़ें, क्योंकि कई चीज़ें तो धार्मिक हैं। अब उसको कैसे रुकवाओ, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि मैं बता तो रही हूँ, यूएसए में भी जब लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं अमेरिकन्स, तो वो भी हैरान होते हैं कर क्या रहे हैं। उनको भी ये लगता है कि क्या ये रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं हमारी आकर, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो वही है, अब देखो उसका क्या कर सकते हैं, सबका होता है। हमारा वो तरीका है रिलीजियस वो है, पर वी ऑल्सो नीड टू बी स्मार्ट होना पड़ेगा हमें कि वो ना करें, क्योंकि इवेंचुअली नेचर को जो हार्म कर रहा है, जैसे बता रहे हैं अगर कॉइन डालते थे वो भैया उस टाइम जब करते थे हम लोग, उसका कोई रीज़न होता था। कॉइन कॉपर के होते थे, वो प्यूरिफाई करते थे बल्कि रिवर को। अब हम अगर कॉइन डालेंगे तो वो उस मेटल का ही नहीं बना हुआ। तब फूल डालते थे, फूल जो होते थे पूरे ऑर्गेनिक होते थे, उसमें कोई केमिकल्स नहीं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स नहीं होता था। अब आप वही फूल डाल रहे हो जो बनी ही इस तरह से रहे हैं, तो वो फिर वही बात होगी ना। वो जो पुराने ज़माने में था उसका अपना रीज़न था, अब चीज़ें डिफरेंट हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।